उस दिन मैंने लोक कला से प्रेरित नई प्रवृत्तियों के बारे में बात की थी, और उसमें यामिनी रॉय वगैरह तुमने पढ़ाए थे। तो आज इसी प्रकार से इसकी अगली कड़ी में अभिव्यंजनावाद से प्रेरित कलाकारों के नाम, और जिसको मुख्य कलाकार मैंने नाम पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर से इसकी शुरुआत इस प्रवृत्ति की भारत में हुई थी। तो उनको मैं आज पढ़ाने वाली जा रही हूँ। तो अभिव्यंजनावाद का नाम तो आपने सुन ही रखा है। यूरोप का एक वाद रहा है फेमस 20वीं शती का। और अभिव्यंजनावाद के रूप में 1905 से 1906 में इस कला आंदोलन का उदय हुआ था यूरोप में। और इसके मुख्य जो प्रवर्तक कलाकार थे, जर्मन के एडवर्ड मुंक थे। उन्होंने सबसे पहले इसमें प्रयोग करने शुरू किए, और उन्हीं अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति उनकी यह फ्रांस में भी प्रचलित हुई। धीरे धीरे हालांकि अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति फ्रांस में जाके फॉववाद में परिवर्तित हो गई। आगे चलकर इसी वाद की और अगली प्रगति स्टेज जो रही है वो फॉववाद रही है। तो जर्मनी कलाकार विषय वस्तु पर अधिक बल देते थे उस समय, जिस समय ये अभिव्यंजनावाद का उदय हुआ। जबकि फ्रेंच कलाकार फॉववाद में चित्र के संपूर्ण रूपात्मक तत्वों को महत्वपूर्ण मानते थे। मातिस ने कहा था कि अभिव्यंजनावाद मुखाकृति से प्रकट होने वाले भावों तथा उद्योग को मुद्राओं में न होकर संपूर्ण चित्रों के व्यंजनापूर्ण संयोजन में होती है। किसी भी चित्र में अभिव्यक्ति करने के लिए केवल मुखाकृति के भाव महत्वपूर्ण नहीं है, वरन उसमें संपूर्ण चित्रतल पर उसी भाव को अभिव्यंजित करना करना ही चित्र आकृति का मुख्य उद्देश्य है। जर्मन अभिव्यंजनावादी मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण एवं परिवेश के द्वारा अभिव्यंजना करने के पक्षपाती थे। उन्होंने प्रकृति को पूर्णतः व्यक्तिगत ढंग से चित्रण करने का विचार व्यक्त किया, और अत्यंत सहजता तथा सरलता से इस बात पर उन्होंने बल दिया। विरोधी रंगों, सशक्त प्रभावों से युक्त रेखाओं के द्वारा उन्होंने अभिव्यंजनावाद को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रकृति की सुसंबद्ध व्यवस्था, समाज में प्रचलित बुराइयों और मानवीय भावों के विस्फोटक स्वभाव, इन तीनों में परस्पर संघर्ष दिखाने के उद्देश्य से पूर्ण उन्मुक्त विधि का प्रयोग किया। यानी कि कलाकार पूर्ण स्वतंत्र होकर चित्रण करने लगे। उनके लिए चित्र संबंधी सिद्धांत और तत्व गौण हो गए, और मुख्य चित्र का उद्देश्य भावों की अभिव्यक्ति रह गया। ये अपनी बात को तीव्रतम रूप में कहना चाहते थे जो अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। अतः उन्होंने प्रकृति के आदिम रूपों को अपना माध्यम बनाया, इसीलिए उनके रंग भी चटक होने लगे। भारत में भी यह प्रवृत्ति धीरे धीरे पहुंच गई, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा देशवासियों को सभी स्रोतों से प्रेरणा देने के कारण उन्होंने भी अभिव्यंजनावाद में चित्र बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि वे अपने देश में देश भक्ति को भी प्रचारित करना चाहते थे। तो इसलिए भी उन्होंने इस, क्योंकि इसमें भावों की प्रधानता थी, तो इसलिए उन्होंने इसको चुना। बार बार
अभिव्यंजनावाद में को और अधिक अपने अनुभवों से समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा सन 1922 में कलकत्ता में बौहौस कलाकारों की एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई। उनका भारतीय कलाकारों इस चित्र प्रदर्शनी का भारतीय कलाकारों पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रगतिशील विचारों वाले जो कलाकार केवल स्वदेशी अथवा केवल परंपरागत भारतीयता के विरोधी थे, जिन कलाकारों के विचार थे कि केवल स्वदेशी ही अपना कर रह जाना या भारतीयता के नाम पर केवल पिछली प्राचीन शैलियों से प्रेरणा ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है, जो ये सोच रखते थे, उन्होंने इस विदेशी कला प्रवृत्ति का स्वागत किया। उन्होंने इसको अपनाना शुरू किया। भारत में फाववादी कला से भी इस समय प्रेरणा ग्रहण करना कलाकारों ने प्रारंभ किया, क्योंकि वह भी आकारों के सरलीकृत के साथ साथ भावों की अभिव्यंजना पर जोर देना था। शैलोज मुखर्जी की कृतियां हमें इस बात को बतलाती हैं। शैलोज मुखर्जी ने फाववाद से काफी प्रेरणा ग्रहण करके आकृतियां चित्रित की हैं। जब वे पेरिस गए थे तो हेनरी मातिस से वे मिले थे और उनके प्रभाव से उनके चित्रों के सपाट धरातल, लंबी आकृतियां, व्यंजनापूर्ण रेखाओं द्वारा रंगों की ताजगीपूर्ण ढंग से प्रयुक्त करते हुए कलाकृतियां चित्रित की हैं। किन्होंने? शैलोज मुखर्जी ने। उनके मनोज चित्र देखे मुखर्जी। हैं आप लोगों ने? उनकी यस मैम, यस उनके मैम। रंग चटक भी हैं और पैच लगे हुए हैं और आकृतियां थोड़ी लंबी लंबी पतली पतली बनी हुई हैं। अमृता शेरगिल की कला में भी पर्याप्त अभिव्यंजना हमें देखने को मिलती है, किंतु अभिव्यंजनावाद का परिचय मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही भारत को कराया गया। बंबई में भी कुछ विदेशी अभिव्यंजनावादी कलाकार अब विदेशी अभिव्यंजनावाद से प्रेरित कलाकार कार्यरत थे, जिनमें जो कि विदेशी भी थे, उनमें कुछ श्लेसिंगर, लीडन बंधु तथा वॉल्टर हैंग लैंगहैमर आदि प्रमुख थे। ये कुछ विदेशी कलाकार बॉम्बे में रहकर अभिव्यंजनावादी चित्र सृजित कर रहे थे। श्लेसिंगर कला संरक्षक थे। उनके द्वारा लिखी गई कला संबंधी पुस्तकों में उस समय यूरोप की अनेक नई बातों को वे सभी कलाकारों के सम्मुख प्रस्तुत किया करते थे। लीडन टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कई बार कला विषयक अपने लेख छपवाए और प्रकाशित किए। लीडन टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय का एक ऐसा समाचार पत्र था जो सभी सभी समसामयिक विषयों को प्रस्तुत करता था। इन विदेशी कलाकारों ने भारत में अभिव्यंजनावाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय कलाकारों ने अभिव्यंजनावाद की दृष्टि से रंगों के प्रयोग को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अभिव्यंजना को मुख्य मानकर रंगों के साथ अपने व्यक्तिगत शैली में नए नए प्रयोग किए।
रंगों के द्वारा उन्होंने तुलिका घातों के द्वारा, यानी कि पैचेस, रंगों के पैचेस द्वारा, तुलिका घातों द्वारा एक प्रकार की धरातलीय टेक्सचर युक्त, जिसमें पोत का ज्यादा महत्व था, संगति को भी साथ में, धरातलीय संगति को भी, टेक्सचर युक्त संगति को भी साथ में प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। इनकी भी अभिव्यंजनात्मक दृष्टि से रचना के अंतर्गत माना जा सकता है। जिन कृतियों में कलाकारों ने रंगों को और उसके साथ उसमें पोत को, टेक्सचरल इफेक्ट को ज्यादा महत्व दिया है। 40 और 50 दशकों में यह प्रभाव विशेष रूप से भारत में चलता रहा। 1940 के लगभग भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को दबाने में अंग्रेजों ने पाश्विक शक्ति और पाश्चात्य कला दोनों का सहारा लेना प्रारंभ किया था, परंतु बंगाल के भयंकर अकाल के द्वारा और देश के विभाजन, सांप्रदायिक दंगों और कई अन्य कारणों से उनका यह प्रभाव नष्ट हो गया। इन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते कलाकारों ने अपने भावों को और अधिक संबल देने के लिए भी इस वाद का प्रयोग अपनी कृतियों में करना शुरू कर दिया, जिससे इन कलाकारों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। प्रतीकवाद और रहस्यवाद के चलते इसमें और अधिक उन्नति हुई, क्योंकि प्रतीकवाद और रहस्यवाद भी अभिव्यंजनावाद को और अधिक बल देने वाले वाद रहे। इन दोनों के जुड़ जाने से अभिव्यंजनावादी कलाकारों की संख्या और अधिक बढ़ गई, क्योंकि कलाकार ने समाज की समस्याओं को, समाज की विकृतियों को, समाज के उस समय की घटनाओं को अभिव्यंजनावाद के द्वारा अधिक सशक्त तरीके से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। उन कलाकारों ने फुटपाथों पर जीवन बिताने वाले दीनहीनों, मानवीय पीड़ा और निराशा से ग्रस्त जन सामान्य, छटपटाहट भरे मानव जीवन और मानव चरित्र की विभिन्न प्रवृत्तियों को दिखाना प्रारंभ किया। इन विषयों को सम्मुख रखने वाले कलाकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर, केसीएस पनिक्कर, राम कुमार, सतीश गुजराल, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, अविनाश चंद्र जैसे कलाकार सम्मिलित हैं, जिन्होंने गहरे गहरे रंगों का प्रयोग तो नहीं किया है, वरन तनावपूर्ण रेखा और दबी हुई मन की शक्तियों को बंधन मुक्त करते हुए आकृतियों को सृजित किया है। इन चित्रों में मानव समाज की मार्मिक वेदना और यातना, आधुनिक शहरों के विभक्त होते हुए वातावरण, गरीबी के अव्यवस्थित जीवन और सामाजिक जीवन के घृणित पक्षों आदि को दर्शाकर दर्शकों को झकझोर देने की क्षमता वाले चित्र सृजित किए हैं। चित्रों में रेखा, रंग, धरातलीय प्रभाव आदि की विकृतियां तथा चित्रों के संपूर्ण व्यंग्यात्मक संयोजन की दृष्टि से चित्रों का प्रभाव
अत्यधिक मार्मिक है। इसके अतिरिक्त अभिव्यंजनावाद में कुछ कलाकारों ने आंशिक रूप से भी कार्य किया है, यानी कि कुछ चित्र, जिनके बहुत ज्यादा चित्र नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन कुछ प्रयोग किए हैं, जिनमें नंदलाल बसु का नाम भी आता है, जिसमें कि उनका माँ और शिशु वाला चित्र भी गिना जा सकता है। शैलोज मुखर्जी, जैसे कि इनका इस शैली का प्रसिद्ध चित्र है वन में श्रृंगार। अकबर पदमसी, अकबर पदमसी का एक फेमस चित्र है इस शैली का, नारंगी अनावृता। नारायण श्रीधर बिंद्रे, बिंद्रे ने भी इस शैली में भैंस और सारस नामक चित्र सृजित किया है, तथा गुलाम रसूल संतोष की लेटी हुई अनावृता, यानी कि न्यूड फिगर, लाइंग न्यूड फिगर, ये सभी इस शैली में इन्होंने कुछ कुछ कार्य करने वाले, जैसे कुछ पेंटिंग बना दी। तो जबकि गुलाम रसूल संतोष आगे चलकर तांत्रिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ गए, लेकिन ये उनका प्रारंभ का काम था, जब उनके पेंटिंग करना उन्होंने आरंभिक दौर में शुरू किया था, तब का उनका एक चित्र है लेटी हुई अनावृता, जिसमें कि उनका अभिव्यंजनावादी प्रयोग दिखाई देता है। विषय वस्तु की सीमा में रहकर भारतीयता को असूक्ष्म रखने का प्रयत्न करने वाले, भारतीयता को भी बनाए रखने वाले, कहने का मतलब एक कलाकार और के हैबर, उन्होंने भी अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति पर कुछ चित्र अपने सृजित किए हैं, जिसमें कि उनका चित्र बाजार जाते हुए ग्रामीण, मुर्गों की लड़ाई, देखे होंगे, इनके एक फेमस चित्र हैं ये के ऐपर के, मुर्गों की लड़ाई, बाजार जाते हुए ग्रामीण। कुछ चित्र कुछ चित्र उनके द्वारा भी चित्रित हैं। हुसैन, हुसैन ने भी शुरुआती दौर में अभिव्यंजनावाद पर प्रयोग किए हैं, जिसमें कि उनका सूर्य दो वाला चित्र, विश्वामित्र तथा रामायण और महाभारत की श्रृंखला से संबंधित कुछ चित्र आते हैं, जिसमें हुसैन के अभिव्यंजनावादी प्रयोग के लक्षण नजर आते हैं। कुछ अन्य भारतीय चित्रकारों ने भी ईसाई धर्म पर आधारित पौराणिक तथा साहित्यिक विषयों का चित्रण अभिव्यंजनावादी विधि से किया है, जिनमें कि हमें अभिव्यंजनावाद का किंचित प्रयोग दिखाई देता है, जिसमें मैं कुछ नाम यहाँ ले रही हूँ, जैसे कि यामिनी रॉय, जो कि हमने लोक कला से प्रेरित कलाकार पढ़े हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर में जब अभिव्यंजनावाद में बहुत सारे कलाकार कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने भी अपने एक दो चित्र ईसाई धर्म पर आधारित जो बनाए हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। लक्ष्मण पे के कुछ चित्र रेखात्मक और आलंकारिक अभिव्यंजना को लिए हुए हैं, वह भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त के.एस. कुलकर्णी, दिनकर कौशिक, भावेश सान्याल तथा गोपाल घोष आदि ने भी अभिव्यंजनावाद और शास्त्रीयवाद के समन्वय से एक नई प्रवृत्ति का जन्म किया है। उन्होंने इसमें के.एस. कुलकर्णी, दिनकर कौशिक और भावेश सान्याल तथा गोपाल घोष ने अभिव्यंजनावाद के साथ साथ शास्त्रीय कला, शास्त्रीयवाद को भी मिश्रित किया है। सतीश गुजराल की कला में मैक्सिकन पद्धति का अभिव्यंजनावाद दिखाई देता है, जो कि पीड़ा, भयानकता, भय मिश्रित
भावना, विभत्सता, जो कुछ थोड़ा मतलब बहुत भयानक सा दिखाई देता है, तथा आतंक आदि की झलकियां अपने चित्रों, प्रारंभिक चित्रों के द्वारा प्रस्तुत की हैं। बाद के चित्र उनके भी अलग प्रकार के हो गए थे। शुरुआत में, क्योंकि उस समय ये एक दौर चल रहा था, सन 1940-50 के आसपास का। कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता आदि की कला में भी रंगों और रेखाओं के संतुलित रूप से अभिव्यंजनावाद का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में रंगों को प्रतीक के रूप में, इन दोनों ने ही रंगों को प्रतीक के रूप में अपने चित्रों में, प्रतीकों के रूप में अपने चित्रों में लगाया है। इसके अतिरिक्त जयराम पटेल ने दिवा स्वप्न के समान अनुभूति को अपने चित्रों में प्रदर्शित किया है। कृष्ण रेड्डी, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, मनु पारेख, जतिन दास और स्वामीनाथन तथा गाय तोंडे जैसे कलाकारों ने भी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यंजनावादी प्रयोग किए हैं। मोहन सामंत ने भी अभिव्यंजना पद्धति में अनेक चित्र बनाए हैं। विमान सुंदरम, सुधीर पटवर्धन, नलिनी मालिनी आदि आज के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आज की परिस्थितियों को रंगों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए रंगों का इस्तेमाल अपने चित्रों में किया है। तो चूंकि वे मनोविज्ञान को से जुड़े हैं, इसलिए इनकी कृतियां भी अभिव्यंजनावाद को प्रकट करती हैं। गुलाम मोहम्मद शेख सामाजिक यथार्थवाद से जुड़े हुए कलाकार रहे हैं। उन्होंने भी सामाजिक विद्रूपताओं को दर्शाने के लिए अभिव्यंजनावाद का कई चित्रों में सहारा लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अभिव्यंजनावाद का एक मुख्य दौर गुजर जाने के बाद अनेकों कलाकारों ने इसमें प्रभावशाली ढंग से कार्य किया है। अब मैं इसमें एक, सबके नाम मैंने बहुतों के लिए हैं, लेकिन जो इसके प्रणेता हैं भारत में, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके विषय में विस्तार से बताने जा रही हूँ। विश्व मंच पर कवि के रूप में विख्यात रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें कविंद्र की उपाधि प्राप्त है, कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार से जुड़े हुए थे। इनका जन्म कलकत्ता के इस परिवार में 7 मार्च 1861 ईस्वी में हुआ था। यह परिवार पश्चिमी सभ्यता और विचारों, ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों से संबंधित होने के कारण अपनाए हुए था। काफी कुछ मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है इस परिवार में व्याप्त थी, क्योंकि ये लोग धनाढ्य जमींदार परिवार से थे। तो ब्रिटिश के अधिकारी, कंपनी के अधिकारियों का इनके घर आना जाना था, तो उसका प्रभाव इनकी दैनिक जीवन पर दिखाई देता है। (1784) ईस्वी में सर विलियम जोन्स के साथ उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये सोसाइटी एक कला के क्षेत्र में बहुत मतलब समस्त कलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली
बहुत ही सशक्त सोसाइटी थी, जिसके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा इंडियन म्यूजियम कलकत्ता का भी आरंभ किया गया। इसी सोसाइटी ने बहुत सारे सर्वे किए हैं आर्कियोलॉजिकल, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनकी खुदाई करना, उनके बारे में जो जो नए नए तथ्य सामने लाने का कार्य एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया है। ये समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के समर्थक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात कर रहे हैं, और कलाओं में भी इनकी बहुत रुचि थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी माता का देहांत इनके बचपन में ही हो गया था। रविन्द्रनाथ के परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति थे, जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर भी इन्हीं के भतीजे थे। विदेशी साहित्य में भी इनकी बड़ी रुचि थी। इनका घर विदेशी साहित्य से भरा हुआ था। इन सब का रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक तथा अंत में चित्रकार बने आदि अनेक, और इन सभी किरदारों में उन्होंने उच्च कोटि का कार्य किया है। इतने सारे व्यक्तित्व के आयाम हैं उनके, ये सब इस प्रकार वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कलकत्ता की बंगाल एकेडमी तथा लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनका शेष समस्त जीवन परिवार तथा मित्रों के प्रभाव से ही उनके चहुमुखी विकास का द्योतक है। सन 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना बोलपुर जिले के निकट की थी। बोलपुर जिला है एक बंगाल में प्रसिद्ध जिला है, कलकत्ता के से थोड़ा हटकर, उसी के निकट शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने 1901 में की थी। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन में व्यस्त रहने के उपरांत भी, रहने के बावजूद भी इन्होंने विदेशी वस्तुओं तथा विचारों के बहिष्कार के पक्षपाती नहीं थे। जबकि स्वदेशी आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका पूरी तरह विदेशी वस्तुओं का, विचारों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसा इनका मानना नहीं था। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। 1912-13 में भी ये इंग्लैंड गए और 1913 में उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। 1915 से 1919 तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बंगाल शैली की आलोचना की है। वे बंगाल शैली के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वे प्राचीन कलाओं के से प्रेरणा लेने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था, परंतु प्राचीन कलाकृतियों की प्रतिकृति किए जाना और उसमें नवोचार को स्थान न देना के वे विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी शैली में अभिव्यंजनावाद को जोड़ा और अभिव्यंजनावाद से उन्होंने प्रेरणा लेकर कई अविस्मरणीय चित्रों का सृजन किया। आधुनिक कला के
नवीन आंदोलनों में वे व्यस्त रहे, उनसे वे परिचित भी हुए। जो विदेशी आंदोलन थे उन पर भी उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें कि अभिव्यंजनावाद से वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 1924 में जापान और वे चीन तथा अर्जेंटीना आदि देशों का उन्होंने भ्रमण किया। 1926 में वे पुनः यूरोप की यात्रा पर निकल गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने विश्व युद्ध पर अपने कई लेख लिखे। यहीं से उनकी चित्रकला के प्रति रुचि और अधिक बढ़ गई। वे दिन रात चित्र बनाने लगे और कविता लिखना उनका प्रारंभिक शौक भी था और प्रतिभा भी थी, जिसको उन्होंने चित्रकला अपनाने के बाद काफी कुछ छोड़ दिया। 1930 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई। इसी वर्ष उनकी अन्य प्रदर्शनियां कई विदेशों में लगाई गई, जिनमें लंदन, बर्लिन, ड्रेसडेन, म्यूनिख, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, मॉस्को तथा न्यूयॉर्क मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य एक दो जगह और भी लगी हैं। सभी जगह उनकी कला की प्रशंसा की गई और आधुनिक भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। भारत में उनके चित्रों की प्रदर्शनी 1931 में बंबई में तथा 1932 में कलकत्ता में हुई। भारत तथा विदेशों में उनकी अनेकों प्रदर्शनियां 1931 से 34 के मध्य आयोजित होती रही और 1938 से 1939 तक की अवधि में भी उनकी एक दो प्रदर्शनी आयोजित की गई। 7 अगस्त 1941 में उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। इस प्रकार अपने जीवन के संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व सभी क्षेत्रों में उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसमें से कोई बात तुम्हें पूछनी हो बच्चों तो पूछ सकते हो। मैम, इनकी मृत्यु कब बताई थी आप? मृत्यु क्या? मैम, रविंद्रनाथ की मृत्यु कब हुई थी? वो 1941, 1941। मैम, इनकी शादी भी हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर की? हाँ, जहां तक मेरे को जानकारी है शादी तो हुई है इनकी। इनकी कलाकृतियों का थोड़ा सा और डिटेल कर देती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वृद्धावस्था में लगभग 1920 से ही चित्रांकन कार्य प्रारंभ किया था। बाद के 21 वर्ष ही इनके चित्रकला को समर्पित है। इनके आरंभ या कह लीजिए इनके करियर का आरंभ कविताओं से हुआ था और कविताओं की काट छांट करके ही इन्होंने चित्रों का भी प्रारंभ शुरू किया था। अपनी कविताओं पर ही आधारित इन्होंने सर्वप्रथम आकृतियों को चित्रित करना शुरू किया था।
इन्हीं अपनी कविताओं पर आधारित इन्होंने चित्रकला में प्रयोग करने शुरू किए थे। इसीलिए अभिव्यंजनावाद ने इन्हें इस कार्य को करने में बहुत सरलता प्रदान हुई, इसीलिए अभिव्यंजनावाद की ओर ये मुड़ गए। इनके चित्र बहुत सरल हैं। कागज पर फूल गिरकर इन्होंने कई बार फूल का रंग भरा है। रंगों का इस्तेमाल बहुत कम किया है। हल्दी से स्वर्ण कलर की आभा को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हल्दी का इस्तेमाल कर लिया, रंग बहुत कम इस्तेमाल किए हैं इन चित्रों में। और प्रखर सूर्य की किरणों को दर्शाने के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया है। उनके चित्रांकन में उनकी आकृतियां और उनकी शैली पूर्णतः व्यक्तिगत है, यानी कि उनकी मौलिक है। लय की अनुभूति को ही वे कला का सबसे बड़ा आवश्यक गुण मानते थे। प्रकृति तथा पशुओं के प्रति उनकी संवेदनाएं बहुत ज्यादा थी। प्रकृति को भी कई बार उन्होंने अपने चित्रों में अभिव्यंजनावादी शैली में उकेरा है। उनके समस्त चित्रों में कोणीयता अधिक है। कोणीयता से मेरा मतलब है कोण लिए हुए रेखाएं बना देना। सारे संसार में उनके चित्रों की प्रशंसा हुई है। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे चित्रों में क्या है, क्योंकि बहुत सरल तरीके से बनाए गए हैं। आर्चर महोदय आर्चर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कला की 3 विशेषताएं मानी हैं। उनकी कला पूर्ण रूप से आधुनिक है, सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने मानी, क्योंकि आधुनिकता की दृष्टि से उनमें विश्व के किसी भी देश और कलाकार से उनकी तुलना की जा सकती है। नंबर 2, भारतीय रेखाओं तथा आकृतियों का आधार उनकी कलाओं को प्रदान हुआ है, उनकी कलाकृतियों को प्रदान है। अतः उनकी आत्मा, उनके चित्रों की आत्मा पूर्णतः भारतीय है। अभिव्यंजनावादी होते हुए भी उनमें भारतीय आत्मा दिखा श्वास लेती है। वह पूर्णतः, उनकी कलाकृतियां पूर्णतः मौलिक हैं और उनमें ताजगी और शक्ति है। ये आर्चर महोदय ने 3 मुख्य पॉइंट उनकी कला के बारे में लिखे हैं। हमारी लाइट चली गई है, आ गई, चलो लाइट आ गई, अंधेरा हो गया था ना बीच में। जया अप्पा स्वामी एक वो हुए हैं कलालोचक। उन्होंने भी रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्राकृतियों की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। पॉइंट में मैं बता रही हूँ। नंबर 1, सहजता। उनकी कलाकृतियों में आकृतियां पूर्ण रूप से सहज हैं और उनमें कोई तत्व ऐसा नहीं है कि जो पूर्व निश्चित करके बनाया गया हो, यानी कि उनमें कोई पूर्व योजना पे आधारित नहीं है, वरन सहज है। नंबर 2, चित्र की अपूर्णता। उनके चित्र बिल्कुल ऐसे फिनिश नहीं दिखाई देते कि कुछ फिनिशिंग की गई हो, ऐसे लगते हैं जैसे बीच में अधूरे छोड़ दिए गए हो। फिनिशिंग तथा तकनीकी परिष्कार का उनमें अभाव है।
तकनीकी परिष्कार मतलब बिल्कुल जैसे परिमार्जित हो कुछ चीज, ऐसा नहीं है रफली जैसे ड्रॉ करके छोड़ दिए गए हैं। कहीं कहीं रिक्त स्थान भी उनमें छोड़ दिया गया है। नंबर 3, सजीवता। चित्रों की आकृतियां ही नहीं वरन चित्र का संपूर्ण धरातल सजीव प्रतीत होता है। नंबर 4 है गंभीर तथा चमकहीन रंग। रंग रंगों में बहुत ज्यादा चमक, हाल तो उन्होंने रंग इस्तेमाल ही बहुत कम किए हैं, और जो रंग लगाए भी हैं तो वो रहस्यात्मकता लिए हुए हैं। रंग रहस्यात्मक प्रतीत होते हैं और उनमें कहीं भी कोई चमक नहीं है, इसलिए वे गंभीर दिखाई देते हैं। सभी आकृतियां उनकी लयात्मकता को लिए हुए हैं। जो भी आकृति चित्र में बनाई गई है तो उसकी रेखाएं बड़ी लयपूर्ण हैं। कहीं रेखा नहीं भी है तो आकृति रंगों से ही लयात्मक प्रभाव लिए हुए है। धरातलों तथा आकृतियों में टेक्सचर की विविधता बहुत अधिक है। टेक्सचरल इफेक्ट देने का इन्होंने हर पेंटिंग में प्रयास किया है, जिससे आधुनिक कला में पहले कभी भी प्रयोग, अभी से पहले, इनसे पहले आधुनिक कला में ये प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। इनके चित्रों से ये प्रवृत्ति आगे बढ़ी है अन्य कलाकारों में भी। कुछ चित्रों में अंधेरे के विपरीत तेज चमक अथवा प्रकाश का प्रभाव इन्होंने दर्शाया है। एक तरफ अंधेरा दिखा दिया चित्र में और कहीं से एक रोशनी, एक लाइट आती हुई दिखाई गई है, या किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट बहुत ज्यादा दिखाई गई है, जिससे कि विरोधी प्रभाव उत्पन्न होता है। चमकीली, जैसे कि चमकीली पृष्ठभूमि में अंधेरी आकृतियां। विषयों की अपेक्षा रचना विधि पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। विषय इनके चित्रों के इतने प्रभावशाली हो न हो, पर रचना विधि पर इन्होंने ज्यादा प्रमुख माना है। रेखात्मक चित्रों में, जिन चित्रों में इन्होंने रेखा का प्रयोग किया है उन्हें हम कहेंगे रेखात्मक। रेखात्मक चित्रों में पेन, पेंसिल या क्रेयॉन का प्रयोग किया है। रंगीन चित्रों में रंगों को धब्बेदार चित्रित किया है। चित्रों में अंधकार की अधिकता देखने को मिलती है। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की कला का विकास कई चरणों में हुआ है। इस विकास को बालक की कला से लेकर या बाल कला के से जोड़ते हुए अगर हम देखें तो धीरे धीरे विकसित होती हुई मानव कला का विकास इसे कहा जा सकता है। स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल यही कहा कि लोग अक्सर मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, किंतु अपने चित्रों की भांति मैं भी चुप रहता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो यह है कि वृद्धावस्था में उन्होंने चित्रकार के रूप में जीवन शुरू किया है। दूसरा, उन्होंने कला की कोई औपचारिक शिक्षा कभी जीवन में ग्रहण नहीं की है। उनकी कला का विकास बाल कला से प्रारंभ होता दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाल कला का उन पर काफी प्रभाव रहा है। उनकी संपूर्ण कला का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मानवता स्वयं को कला अभिव्यक्ति के द्वारा मुक्त अनुभव कर सकती है। कला अभिव्यक्ति को उन्होंने मनोविज्ञान के साथ
जोड़कर प्रस्तुत किया है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव को वह मुख्य मानते हैं। यदि मनुष्य बुद्धि के अहंकार को हावी न होने दे तो हम अपने अंतःकरण में हजारों वर्ष के छिपे मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। उनके अनुसार हमें दूसरे रूपों की अनुकृति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आंतरिक लय के अनुसार ही चित्र सृजन करने चाहिए। बुद्धि के चक्कर में मुक्त होकर रहकर बालक विचित्र कार्य रूपों विचित्र रूपों को चित्रित करता है, क्योंकि बालक की बुद्धि सहज होती है। तो बालक बुद्धि से नहीं बल्कि मन से और भावनाओं से अभिव्यक्ति करता है, तो वही उसी को उन्होंने प्राथमिकता दी है। यदि कोई वयस्क भी तर्क बुद्धि की कठोरता को छोड़ दे तो उसकी कला में, उसके भाव अभिव्यक्ति में आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है। ऐसा उनका मानना था कि तर्क से, बुद्धि से चित्रण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको छोड़कर उन्मुक्त होकर मनोभावों की अभिव्यक्ति को मुख्य मानना चाहिए। इसीलिए उनके चित्र अभिव्यंजनावादी शैली में हमें दिखाई भी देते हैं। इन्हीं विचारों के कारण अभिव्यंजनावाद का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, या ये कह लीजिए कि इन्हीं विचारों के कारण उन्होंने अभिव्यंजनावाद को अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना, क्योंकि उनके विचार ही ऐसे हैं। मेन बातें आई गई हैं सब अभी रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर। कोई और अगर आपको पूछना हो तो बताइए। उनकी आकृतियां इस प्रकार बाल कला से भी मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा बालों की कला से सफाई लिए हुए हैं। मतलब क्योंकि वो एक वयस्क व्यक्ति बना रहा है बाल कला, फिर भी बाल कला ही है, बच्चे तो अनायास बना ही देते हैं, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति कभी भी उस धरातल पर जाकर नहीं सोच सकता जिस पर एक बच्चा सोचता है। बालक अपने तरीके से कुछ भी बना के उसे इंटरप्रिटेट कर देता है कि ये मैंने ये बनाया है, लेकिन बड़े का क्योंकि विजन थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए बाल कला से मिलती जुलती जरूर है उनकी आकृतियां, परंतु उनमें फिर भी सफाई दिखाई देती है। इसलिए उनकी कला को परिष्कृत बाल कला कहा जा सकता है, क्योंकि उससे तो सुधार है। अभिव्यंजनावादी होने के साथ साथ उनकी बाल कला को उनकी कला को परिष्कृत बाल कला भी कहा जा सकता है। कई कला विद्वानों का ये मानना है कि उन्होंने उनकी कलाकृतियों की तुलना बाल कलाकारों से भी की है। एक कोई अगली प्रवृत्ति उठा लें तो अभिव्यंजना, इसमें से कुछ अगर पूछना हो तो बताओ, नहीं तो अगली एक प्रवृत्ति। मैं तंत्र कला पढ़ाने की सोच रही थी, लेकिन वो काफी बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम भी किया है और उसका डिटेल भी ज्यादा है, तो मैं सोचती हूँ वो कल कराती हूँ। आज के लिए इतना ही कर दूं, लेकिन टाइम अभी रह रहा है आपकी क्लास का।
इसी में से कोई और कलाकार उठा लिया जाए। चलो इसे ही थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं। पालक द्वारा खींची जाने वाली प्रथम आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाओं का कोई अर्थ नहीं होता, केवल तनाव से मुक्ति का लक्ष्य रहता है। अगर उन कलाकृतियों को देखें तो उसमें केवल तनाव से मुक्ति का लक्ष्य रहता है, उनमें केवल एक प्रभाव, एक प्रवाह रहता है, मानो अचेतन की ऊबड़ खाबड़ भूमि पर कोई धारा इधर उधर भटक सी रही हो। किंतु बालक रविन्द्रनाथ के मन में असंख्य स्मृतियां संचित थीं। उनके उनका अहम इससे पूर्णतः मुक्त होकर अरूप रेखाओं के आनंद में उलझकर एक नई भावाभिव्यक्ति की भूमिका बनाने में लगा हुआ था। उनकी कला में उनके चेतन मन का दबाव प्रकट होने लगा था। वे एक बिंदु से दूसरे बिंदुओं को जोड़कर अवर्तित व अप्रत्याशित रेखाओं, वर्णों, त्रिभुजों आदि को रूप देने लगे। ये रूपों के माध्यम से इन रूपों के अंकन की अकुशलता से छटपटाकर लयात्मक संयोजनों की ओर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर मुड़ गए। यहीं तक उनकी कला में सादृश्य रूप प्रकट नहीं हुए, वरन अरूप अरूप ही रह गया। उनकी कला में हमें किसी भी प्रकार का कोई सादृश्य दिखाई नहीं देता है, वरन उनके जो रूप है वो अरूप कहें तो वो अरूप ही रह गए हैं। उनका कोई दूसरे रूप से हम तुलना करके उनका सादृश्य नहीं ढूंढ सकते हैं। पर वे स्याही से कुछ न कुछ रचना करते चले गए, कुछ ऐसी रचना जो उनकी आत्मा की आकुलता को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। लंबी बड़ी चोंच, वर्गाकार आंख, सीधी रेखा से बना समतल सिर, ये चीजें देखी होंगी तुमने उनके चित्रों में। पक्षी बनाया तो उसकी चोंच बहुत लंबी कर दी है, मानव बनाया तो वर्गाकार आंख हो गई है उसकी। एक उन्होंने एक पोर्ट्रेट बना रखा है, उसमें वर्गाकार आंखें बनाई हैं, और सिर को भी कभी गोलाई नहीं दी, फ्लैट बना दिया है, वर्गाकार सिर। चेहरा भी वर्गाकार बनाया कई बार, चेहरे की वो गोलाई खत्म कर दी है उन्होंने, जिसमें समकोणीय, जिससे उनके चित्रों में समकोणीय व्यवस्था दिखाई देती है, समकोणीय प्रभाव दिखाई देता है। नीचे बनाए गए एक बराबर के खाने, कई चित्रों में बराबर बराबर के खाने बनाए दिए गए हैं। आकृतियां अपने लघु या बृहद आकार में हैं, परंतु सजीवता, ओज, परिप्रेक्ष्य रहित दृष्टि बिंदु को लिए हुए हैं। उनके चित्रों में कोई परिप्रेक्ष्य नहीं दिखाई देता, ना वैज्ञानिक और ना ही नंदतिक। और अपने अंकन की युक्ति उनकी स्वयं की है, उन्होंने उसको कहीं से कोई कॉपी नहीं किया है। उनके चित्रों की बड़ी बड़ी आंखें,
और बड़े मुंह, चेहरे बड़े बड़े बनाए हैं। ये सब उनके अंधेरे मन को कागज पर प्रकट करने वाली आकृतियां हैं। उनकी स्याही कुछ ऐसे रूप अंकित करने लगी जिससे उनके मन की चित्कार संगति देख मन की व्याकुलताएं बाहर आना चाहती हैं। जिसे उनके मन की व्याकुलताएं बाहर आना चाहती हैं, ऐसा लगता है कि उनकी इच्छाएं ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर बढ़ने की चाह रखती हैं। उनके चित्रों में उनके व्याकुल मन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। रविंद्रनाथ की आकृतियों में यद्यपि परिप्रेक्ष्य नहीं है, ना उन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अपनाया है, ना ही उनका परिप्रेक्ष्य नैतिक है, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्होंने पार्श्व मुखों को भी अंकित किया है। पार्श्व मुख कैसे? पीछे की ओर जाता हुआ चेहरा। उनके परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी चित्र समतल नहीं है, उसमें उभार और गहराई, चेहरे का पार्श्व हिस्सा भी दिखाई देता है कि ये आगे का चेहरा है और ये पीछे का, जो चेहरे उन्होंने बनाए हैं, हालांकि उनके चेहरे समतल हैं। आकृतियां श्रृंखलाबद्ध या वर्तुल संयोजनों में बनाई गई हैं और उनमें आकारों का सरलीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रेखाओं आदि से बनाए गए इन रूपों के ऊपरी भाग में मुखाकृति जोड़कर रूपों का आभास मान्य रूपों का आभास मात्र दिया गया है। जो पूरी अगर कहीं आकृति, या वैसे तो उन्होंने ज्यादातर चेहरे और ऊपर का पोर्ट्रेट टाइप से ही चित्र बनाए हैं, परंतु कहीं कहीं पूरी आकृति भी बनाई है, तो वो आभास मात्र दिया है, पूरी स्पष्ट अंकन कहीं भी नहीं है। कुछ समय पश्चात रविंद्रनाथ जी की आकृतियां स्पष्ट मानवीय रूप लेने लगी थी। बाद के चित्रों में इन रूपों में उनकी दमित भावनाओं की पूर्ति दिखाई देती है। उनके रूप स्पष्ट होते हुए भी साकार नजर आते हैं, मानो रात में भूत प्रेत दिखाई दे रहे हों, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर रंग तो कम है, उनमें स्याही द्वारा अंकन किया गया है। ये आकृतियां प्राय लंबी ये आकृतियां प्राय लंबी हैं। उनकी पृष्ठभूमि गहरी नीली या काले रंग से भी बहुधा रंगी गई है। उन्होंने आज बड़ा परेशान कर दिया। इनके रंगों के चुनिंदा चुनिंदा रंग कहेंगे, बहुत ही कम रंग लगाए हैं। इनके चुनिंदा रंगों में इनकी इच्छाओं को प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया है। रूप अतीत से जुड़े हुए हैं, अतः प्रेतों के समान दिखाई देते हैं। हालांकि कभी कभी ये प्रेत डरावने से हो गए हैं, परंतु फिर भी उनकी आत्मिक अभिव्यंजना के लिए पर्याप्त हैं। इनके अंतर के रूपों में अभिव्यंजना बढ़ती चली गई है। जैसे जैसे इनकी शैली का विकास हुआ, वैसे वैसे स्पष्ट रेखाओं, पुनरावृत्तियों तथा कोणों के द्वारा इन्होंने आवेशों को व्यंजित करना शुरू कर दिया था, अपने मनोभावों को वेग से व्यंजित करना शुरू किया। मूल रंगों के द्वारा उदासी, क्रोध, क्रोध, भय आदि
इनकी कृतियों में अभिव्यक्ति हुई है। मन में छिपे चेहरे जैसे कि उभर आए हैं, जो कभी उनके प्रेम जगत की कल्पना को कह रहे हैं या जिनके प्रति आकर्षण तो है पर जिन्हें कभी स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसे आकारों को इन्होंने रूप देकर एक अद्भुत वातावरण की सृष्टि कलाकृतियों में की है। इनके चित्रों की एक और विशेषता देखी जा सकती है, वह है नाटकीयता। वेदना के कारण क्रंदन करती ऊंट की आकृति, नुकीली चुबुक चिबुक सहित हताश पुरुष चेहरा, उनकी दुखी क्रंद आकृतियां एक नाटकीयता का भी प्रभाव यदा कदा प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त इनकी कलाकृतियों का एक और विशेषता आती है, अति प्राकृत आकृतियां। अति प्राकृत का मतलब है बहुत ज्यादा प्राकृतिक। इस क्रम में इस अवस्था में बनाई गई चित्राकृतियां पर्याप्त विनम्र पर्याप्त विभिन्नता को लिए हुए हैं। जो आकृतियां बहुत ज्यादा अति यथार्थवादी जैसी हो गई हैं, मतलब उनमें अति प्राकृत, एक तो होता है जो रूप होते हैं प्राकृतिक, लेकिन जो प्रकृति से भी ऊपर उठ गए हैं उन्हें हम कहेंगे अति प्राकृत आकृतियां। रूप, रेखाएं, कोण तथा रंग सभी मानो उनमें खतरनाक हो गए हैं। पृष्ठभूमियां हलचल पूर्ण है, उदासी तथा भय का प्रतीक काला रंग प्रधान हो गया है और आकृतियां ऐसे लगती हैं मानो वे नरक में डूबी हुई हैं और वहां से झांकना चाहती हैं या वहां से झांकने का प्रयास कर रही हैं। बड़े बड़े मुख, आंखें, उरोज, कान और आकृतियों के उल्टे पांव, कहीं कहीं पांव उल्टे बना दिए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि भूतों के पांव उल्टे होते हैं, इसीलिए आकृतियों को की तुलना भूत प्रेतों से भी की गई है इनकी। तो कहीं कहीं उल्टे पांव यानी कि पीछे की ओर मुड़े हुए पैरों का अंकन भी देखने को मिलता है, जिससे कि वे आकृतियां विकृत रूप ग्रहण करते हुए भूत प्रेतों से साथ मिलती जुलती दिखाई देती हैं। इनके इन आकृतियों के प्रति संपूर्ण आकर्षण समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि पिशाचिनियों के शरीर विकृत हो गए हैं, किंतु उनके मुख कोमल चित्रित हुए हैं। किंतु इन आकृतियों के मुख भी कोमल ढंग से चित्रित किए गए हैं। इन प्रेतों के पश्चात रविन्द्रनाथ ठाकुर राक्षस वाली आकृतियां भी बनाई हैं। कुछ तो प्रेत आकृतियां जैसी लगती हैं और कुछ आकृतियां जो डरावनी हैं, उन्हें कुछ कलालोचकों ने राक्षस आकृतियों का नाम भी दिया है। रविन्द्रनाथ के इर्द गिर्द बहुत समय तक गप्पी, शत्रु, मजाके और दुष्ट लोग इकट्ठे रहे। एक समय ऐसा था, तो तब उन्होंने उनको अभिव्यक्त करने के लिए उन
लोगों के चेहरों को सामने रखने के लिए कुछ आकृतियों को राक्षस जैसा बना दिया है। यानी कि अपने जीवन में जब उनके ऐसे अनुभव रहे कि जैसे उनके आसपास के लोग गप्पी हैं, बुरे काम करते हैं, मजाकिये हैं, या दूसरों की मजाक बनाते हैं, शत्रु, वो उन्हें शत्रु जैसे लगे कि ये हमारे शत्रु हैं जैसे कि, तो उन्होंने उनको दर्शाने के लिए चित्रों में राक्षस नुमा आकृतियों का चित्रण किया है। जब उनसे इन राक्षस आकृतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। बल्कि ये आकृतियां सिंगली राक्षस मुकुटों से मिलती जुलती दिखाई देती हैं। जैसे राक्षस के मुखोटे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उन मुखोटों से प्रेरित होकर और उन दुष्ट जो लोग उन्हें अपने जीवन में आसपास दिखाई दिए उनको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इन आकृतियों को रचा हो। तो इस तरह से उनकी चित्राकृतियों के कई फेज दिखाई देते हैं कि एक फेज में उन्होंने कुछ और, मतलब एक पक्ष उनका कुछ और कहता है, दूसरे पक्ष में आकृतियां कुछ अलग तरह की हुई हैं, पर कुल मिलाकर जो आकृतियां हैं वो सरल आकृतियां हैं और बाल कला से उत्प्रेरित दिखाई देती हैं। क्योंकि जो भी चेहरा उन्होंने बनाया है, चाहे वो भूत प्रेतों टाइप बनाए हैं या राक्षस नुमा आकृति बनाई है, तो उन सभी में उन्होंने सरलता और लयात्मकता, दो चीजें प्रधान उनके चित्रों में दिखाई देती हैं। मैम इनके कुछ चित्रों के नाम बता दीजिए, चित्रों के नाम। तो नारी आकृति नाम दिया इन्होंने, नारी आकृति है वो चेहरा, वो भी ऐसा ही है जैसे भूत प्रेतों का चेहरा होता है, कहीं देखना ना। और बहुत से चित्र इन्होंने नाम से ही बनाए हैं, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड है। और कोई कॉटेज बनाए तो व्यक्ति चित्र नाम जैसे है उसका, नारी आकृति नाम है, मतलब कुछ विशेष ज्यादा चित्रों के नाम नहीं रखे। कोई भी ऐसे चित्र नहीं दिखाई देते कि जिनमें कुछ श्रृंगारिक लुक हो, संयोजन। ज्यादातर तो इन्होंने मानवाकृति को ऐसे ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, चित्र कोई संयोजन भी नहीं है, क्योंकि पीछे की कोई बैकग्राउंड, बस केवल स्याही से कुछ पैचेस लगाकर ही बैकग्राउंड को भी रचा है। तो स्पेस डिवीजन का भी कोई इसमें स्थान नहीं है इनके चित्रों में, कोई स्पेस डिवीजन वगैरह किया हो कभी देखे हैं? आज देख लेना आप, जब ये हटाओगे तो नेट पे डालना, कई सारे चित्र आ जाएंगे इनके, रविन्द्रनाथ की कलाकृति या द आर्ट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे करके चित्र देखना, तो जो मैंने बोला है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस तरह से है। मैम माँ और बच्चा और सफेद धागा रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। हाँ, माँ बच्चा इन्होंने बनाई है। पक्षी, तो मशीन मैन, बस हाँ, पक्षी बनाए हैं, तो पक्षी उड़ता हुआ उनमें भी हिरण, ज्यादातर आंखें जो है वो वर्गाकार बना दी है, लंबी चोंच बनाई है पक्षियों की। कूदता हिरण, सफेद धागे और हाँ, मतलब मशीन जो पशु मैन। पक्षी बनाए तो वो वही जो पक्षी, जो पशु पक्षी है वो उसी के नाम पर होते हैं। कोई ऐसे कोई अलग से संयोजन नहीं है किसी भी चित्र में, ये नहीं कि हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आकृतियां नजर आती हैं, एक दो ही आकृति को लेकर लेकर संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो कल हम दूसरी प्रवृत्ति पढ़ेंगे। आज मैं अभी लीव कर रही हूँ, मेरे बहुत फोन आ रहे हैं आज, पता नहीं कौन परेशान है। ठीक है बच्चों, टाइम भी हो रहा होगा शायद से आपका आपका
और कुछ पूछना हो तो बताओ, अभी है कुछ मिनट, 5-7 मिनट बचे हुए। कल एक दूसरी प्रवृत्ति पढ़ाऊंगी मैं, फिर अब तंत्र कला वाली, वो बड़ा टॉपिक है, और उसके आर्टिस्ट, कोई भी एक महत्वपूर्ण आर्टिस्ट मैं उसमें से ले लूंगी, जिसको डिस्कस कर लेंगे। कलाकार तो बहुत सारे होते हैं कि एक ही विधा में, पर सारे तो नहीं पढ़ाए जा सकते ना उतना, क्योंकि सिलेबस भी उसी हिसाब से है आपका। वो जरा बड़ा टॉपिक है, तो उसके 2 ले लेते हैं आर्टिस्ट, इसका एक, बाकियों का एक एक ले रही हूँ मैं। शुरू वाले दिन मैंने सबके नाम भी दिए थे आपको इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, नो क्वेश्चन? नहीं मैम। हम लोग भी लेफ्ट करें। क्लास ओवर हो गई ना? हेलो हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ने क्लास ओवर कर दी है? यस मैम। यस मैम। ओके, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अभी लीव नहीं करना क्लास, ठीक है? ओके मैम।